हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से अभिकारक में होने वाली कमी और उत्पाद की सांद्रता में होने वाली कमी तथा समय अंतराल वेग को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। आज हमको जानना है वेग के लिए व्यंजक हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हमें जानना है कि वेग के व्यंजक लिखने के कई विधियाँ होती हैं, है ना, या वेग के दर को हम प्रदर्शित करने के लिए कई विधियाँ देखते हैं। तो पहला तो ये होता है कि समरस समीकरणीय गुणांक, जिसको कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को मेंशन करते हैं या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलन बनाने के लिए हम जितने नंबर्स या जितने मोल्स की आवश्यकता उस पर लिखते हैं या जितने मोल्स पर हमने क्रिया करवाया है, ये एक अनुमानित होता है, ये एक काल्पनिक होता है जो हम केमिकल रिएक्शन में उसको बैलेंस करने के लिए लिखते हैं। तो उसे हम स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग समरस समीकरणीय गुणांक कहते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या फिर समरस समीकरणीय गुणांक जो होता है वो सभी अभिकारकों और उत्पादों के लिए समान होता है, ठीक है। तो हम चाहें तो अभिकारक की सांद्रता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके दर लिखने की जो टेक्निक होती है, जैसे कि सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर देखें तो ये आपके अभिकारक, ये आपके रिएक्टेंट, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूं तो देखो कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट के लिए आप वेग लिख रहे हो, रिएक्टेंट के लिए अगर वेग लिख रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर ले सकते हो, जैसे कि आपका ए अपॉन डेल टी, ठीक है, माइनस, क्योंकि अभिकारक के लिए यूज़ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है उसे आपको भाग में पलट देना है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक बटा एक, ठीक है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 NH3, ये देख लो, आपको अमोनिया गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई रिएक्शन है तो सामने ये वाला क्या हो गया, ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गया, ठीक है। तो अब आपको अगर मैं बोलूँ तो ये ए हो गए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। ये सामने में कुछ नहीं, मतलब एक, ये जो पार्ट है ये आपका स्मॉल ए, ये जो 3 है ये आपका स्मॉल बी, ये जो 2 है ये आपका स्मॉल सी हो गया, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब आपको जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कौन सा है, 1। तो हमको वेग के लिए, अगर अभिकारक रिएक्टेंट के लिए अगर हमको वेग लिखना है, रिएक्टेंट के लिए वेग, तो अब आप क्या लिखेंगे, आपको मालूम है इससे पहले वेग लिखने के लिए हम लोग लिख चुके हैं ताक्षणिक वेग के लिए। तो आपका n के लिए लिखना है तो N2 अपॉन डेल टी, n के सामने 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, उसको पलटोगे भी तो कोई वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये -1, ठीक है। सेकंड इसके लिए यूज़ करते हैं, तो रिएक्टेंट के लिए -3 है तो 1/3 डेल H2 डेल टी। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो प्रोडक्ट के लिए आपका क्या होगा, वेग, प्रोडक्ट के लिए वेग, प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपका प्रोडक्ट के लिए वेग होगा +1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी।
मतलब ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का विलुप्त होना, हाइड्रोजन का विलुप्त होना और आपका अमोनियम का बन जाना, ठीक है। तो इस तरीके से जो बनने पे जो सामने हम बैलेंसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समरस समीकरणीय गुणांक कहते हैं। इसको स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो लिखने का तरीका आप चाहो इसके साथ भी लिख सकते हो, आप चाहो इसके लिए भी लिख सकते हो, इसके लिए भी लिख सकते हो, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब याद रखना, अगर आपके दो रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक दो की संख्या में है, उत्पाद भी दो की संख्या में अगर बन रहा है, तो आप इंडिविजुअली अलग अलग के लिए लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आप अपने बुक में भी ये देख सकते हो कि आपको ये लिखने का टेक्निक दिया होगा। जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, या नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रो ऑक्साइड और ओजोन का रिएक्शन करवाया और उन्होंने NO2 प्लस O2 फॉर्म किए, ठीक है। तो इस तरीके के जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, उत्पाद भी दो की संख्या में, अभिकारक भी दो की संख्या में, दोनों को अगर हम समरस समीकरणीय गुणांक के हिसाब से लिखते हैं तो ईजिली हम इसे लिख सकते हैं। अब देखें तो सामने में भी आपका क्या हो रहा है, सामने में सभी के सामने एक है, तो उसको अगर पलटते भी हो तो 1 ही आएगा। तो ईजिली आप इस पैटर्न में लिख सकते हो। याद रखना, अगर कोई भी नंबर्स हैं जो आपके यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल कर रहे हैं, ये जो कोई भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपको यहाँ पे अपोजिट फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, भागित में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है? तो ये एग्जाम्पल में भी आप समरस समीकरणीय गुणांक के हिसाब से इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका क्लियर होता है कि जो वेग के लिए व्यंजक होते हैं उनको लिखने की विधि में से पहला विधि होता है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन याद रखना, जो ये समरसकरणीय गुणांक होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, एक काल्पनिक तौर पे होते हैं, है ना। ये ज़रूरी नहीं, ये एक प्रायोगिक तौर पे लिखा हुआ सिस्टम नहीं होता, ये काल्पनिक तौर पे लिखा हुआ एक वेग है। अब प्रायोगिक तौर पे अगर हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? प्रायोगिक तौर मतलब ये होता है बच्चा, देखो बच्चों, जो काल्पनिक तौर होते हैं, काल्पनिक तौर मतलब हमने बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो सामने में नंबर्स यूज़ किए या मोल्स यूज़ किए हम उसको लिख दिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब आप अमोनिया गैस बना रहे हो, है ना, तो अमोनिया गैस जब आपका बन रहा है तो वो 2 मोल का ही बन रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपने हाइड्रोजन जो लिया है वो 2, मतलब मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स लिया है हाइड्रोजन का। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो 3 रेशियो पे लिए हैं, 1:3 पे लिए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन करते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि ये इतने ही नंबर्स पे या एक अणु इसका है या 3 अणु इसके जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता। तो ये काल्पनिक तौर पे हम बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्रायोगिक तौर पे देखें तो रिएक्टेंट क्या होता है, इन पे घात लगती है। जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे अभी मैंने यही चीज़ बताया, B C प्लस D, ठीक है। तो इन पे जो अब घात लगेगा, इन पे घात लगेगा X Y, इस तरीके का, ये जो घात है ये कहलाएगा दर, ठीक है। मतलब X और Y क्या कहलाता है, दर, जिसको डिनोटेट करते हैं स्मॉल n से। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब ये देखो, जो अभी, तो अगर हम देखें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, है ना, अभिक्रिया के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि इन पर गुणांक की घात लगी हुई होती है। देखो प्रायोगिक तौर पे ये होता है कि ज़रूरी नहीं, जो समरसकरणीय गुणांक है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो हम एक बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो एक काल्पनिक तौर है। लेकिन अगर प्रायोगिक तौर देखें तो वो चेंज होता है कि हमने कितने मतलब घात पे कितने ज़्यादा उसके गुणांक मतलब यूज़ किए हैं, कितने ज़्यादा हम एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो रियल अगर देखें, रियल फैक्ट जो होता है वो होता है दर पे डिपेंड करता है, मतलब उनके घातों पे डिपेंड करता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिक्रिया के सांद्रता,
के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि उनकी जो सांद्रता होगी जैसे जैसे कमी होगी वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएंगे। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि जब उनमें गुणांक की घातें लगी हुई होती हैं। गुणांक की घातें मतलब हम उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता के घातों के गुणनफल के समानुपाती होती है। जैसे कि रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की घात n है ना, और वो इस तरीके से, या फिर अगर मैं बोलूँ वेग बराबर रिएक्टेंट की जो घात है n। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है सपोज, तो अगर A प्लस B C और D का निर्माण कर रही हैं, ये उत्पाद हैं, तो ये अभिकारक हो गए। इनकी सांद्रता इन पे लगा हुआ घात x और y है। ठीक है, तो वेग हम कैसे लिखेंगे? वेग समानुपाती होती है इनके गुणनफल के, ठीक है, और x y। ठीक है, तो अब ये जो x y है, ठीक है, जब उनमें घात लगी हुई है, ये जो x y है इनका जो योग होता है, ठीक है, इनका योग क्या कहलाता है? दर कहलाता है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल n, तो यही होती है n मतलब दर, अभिक्रिया की दर। तो याद रखना जो ये घात होती है बच्चों, ये समरसकरणीय मतलब स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक के समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो वेग व्यंजक के अभिकारक की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि मतलब n कहलाती है, और जो वेग व्यंजक के जो घात है x प्लस वाई, उनका जो योग है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, x तथा y, a तथा b क्या थे? अभी हमने लिखा है a प्लस b c प्लस d। ठीक है, तो ये जो था आपका रिएक्टेंट था और ये क्या था? गुणांक था। तो ये जो x और y है मतलब अभिक्रिया जो अभिकारक हैं, जो अभिकारक के घात है, उनका मान इनके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी कभार ये इनके बराबर भी होते हैं, कई बार ये नहीं होते। ठीक है, तो यही चीज़ है, x तथा y को मतलब इनके जो घातों को हमेशा हम प्रायोगिक तौर पे ही ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इमेजिनेशन तौर पे या फिर हम काल्पनिक तौर पे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इनको हम हमेशा प्रायोगिक तौर पे ही लिखते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे अब आपको सिंपल एग्जांपल अगर लेना है तो प्रायोगिक तौर पे हम क्या करेंगे, उनके घातों का वर्णन करते हैं। तो ये जो n होता है बच्चों, यही होता है अभिक्रिया की दर। अब जो n इज इक्वल अगर मान लो 0 है तो ये शून्य कोटि हो गया, n इज इक्वल 1 है तो प्रथम कोटि हो गया, n इज इक्वल 2 है तो द्वितीय कोटि, n इज इक्वल 3 है तो तृतीय कोटि। इस तरीके से ये कोटि को रिप्रेजेंट करते हैं, दर को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि अगर इनके मान इस तरीके से होते हैं तो आपका व्यंजक क्या निकलता है।